केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने समावेशी विकास पर दिया जोर। कहा, केंद्र सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर दे रही है विशेष ध्यान। जनजातीय समुदाय के उत्थान के लिए जन जागरूकता पर दिया बल। कृषि मंत्री बादल ने दुमका के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। साहिबगंज में आज से शुरू होगी निःशुल्क नौका एम्बुलेंस सेवा। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को मिलेगा लाभ। अपराधियों और तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जमशेदपुर से 6 अपराधी गिरफ्तार। देवघर में 2 तस्कर पकड़ाए। धनबाद और गुमला में भी गिरफ्तारी। और राउरकेला में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम बनी उप विजेता। खिताबी मुकाबले में हरियाणा से पराजित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजूषा भारद्वाज और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली स्थित संसद परिसर में आयोजित विधायी प्रारूपण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि विधायी प्रारूपण हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था का प्रमुख अंग है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मगर उसको बाद में कोई भी कारण से कहीं रुकावट आ गई, बंद हो गया। परंतु लेजिस्लेटिव ड्राफ्टिंग ये हमारे लोकतंत्र का इतना महत्वपूर्ण अंग है कि इसके बारे में दुर्लक्ष्य न केवल कानूनों को निर्बल करता है, पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को निर्बल करता है। हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए संजीदा प्रयास कर रहे हैं। जिला खनिज मद के द्वारा हम लोगों ने तय किया है कि 400 के 400 पंचायतों में हम लोग सामुदायिक भवन बनाएंगे। ये एक दिन में नहीं हो पाएगा, इसमें 4-5 साल लगेंगे। लेकिन जो सामुदायिक भवन जो हम लोगों ने डिजाइन किया है, जिसकी रचना की है, वो सामुदायिक भवन 1 करोड़ रुपए का बनेगा। आपके पंचायत में 1 करोड़ रुपए का सामुदायिक भवन बनेगा और इस सामुदायिक भवन में एक बड़ा सभागार आपको मिलेगा जिसमें आप शादी विवाह कर सकते हैं। महिला मंडल के लिए दफ्तर होंगे। युवाओं के लिए एक क्लब बनेगा जहां टीटी, कैरम, जिम उनके लिए हो सकता है। अनेकों दफ्तरों की भी जगह होगी और साथ साथ इस सामुदायिक भवन को हम लोग जल की व्यवस्था कराएंगे। और कृषि मंत्री बादल और विधायक बसंत सोरेन ने उपराजधानी दुमका के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। सदन परिसर में कृषि मंत्री बादल और विधायक बसंत सोरेन ने कल संयुक्त रूप से संताल हुल के नायक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इसके अलावा उन्होंने 9 सौंदर्यकृत परिसदन और स्विमिंग पूल का भी उद्घाटन किया। दुमका परिसदन में करीब 3 करोड़ की लागत से 32 कमरों का इंटीरियर बदला गया है और सभी कमरों को लग्जरी होटल का लुक दिया गया है। वहीं पुराना बस स्टेशन में बने स्विमिंग पूल के निर्माण से खेल प्रतियोगिताओं के लिए तैयारी कर रहे जिले के खिलाड़ियों को फायदा मिलेगा। इस अवसर पर कृषि मंत्री बादल ने कहा कि दुमका के विकास की सरकार की जो सोच है उसे जमीन पर उतारा जा रहा है। हम लोग जीर्णोद्धार का काम कर रहे हैं तो धार्मिक, भावनात्मक, ऐतिहासिक सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सबकी यादों को समाये हुए दुमका चमक रहा है और ये चमक आने वाले दिनों में और आपको दिखाई देगी। अब यहाँ बड़े बड़े हस्ती भी विदेशों से विजिट करने आ रहे हैं, इसका भी सुखद समाचार आपको डीसी साहब के माध्यम से मिल ही जाएगा। तो हम समझते हैं कि दुमका पूरी तरह से उपराजधानी जो कहा जाता था, सिर्फ किताबों और फाइलों में नहीं, लुक से भी उपराजधानी का दर्जा प्राप्त करना सही प्रतीत हो रहा है। इस दौरान विधायक बसंत सोरेन ने कहा कि दुमका को उपराजधानी के अनुरूप सुसज्जित करने और आधारभूत संरचनाओं को विकसित करने की यह सभी शुरुआत मात्र है।
आने वाले दिनों में ऐसे और भी कई कार्य यहाँ होंगे। एक अच्छा सुंदर बनाने का प्रयास है दुमका को, उसी प्रयास के तहत आज हम लोग इस सारी चीजों का उद्घाटन करें। इस अवसर पर दुमका के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। दुमका से आर.के. नीदर की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के क्षेत्र में आज साहिबगंज में एक नई व्यवस्था जोड़ी जा रही है। साहिबगंज और राजमहल के गंगा क्षेत्रों में पहली बार मरीजों के लिए आज से वाटर बोट एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। डीएमएफटी फंड से खरीदी गई 2 वाटर बोट एम्बुलेंस यहां पहुंच चुकी है। जिले के उपायुक्त ने बताया कि इसके माध्यम से मरीजों को निकटतम अस्पतालों में ले जाया जा सकेगा। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन निरसा विधानसभा क्षेत्र के सियुरली बरी में कौमी एकता मंच द्वारा आयोजित मुशायरा के सह कवि मिलन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए निरंतर काम कर रही है। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी मौजूद थे। G20 बैठक के सिलसिले में भुवनेश्वर में चल रहे 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। प्रतिनिधियों ने कल पुरी के नीलाद्रि तट के दर्शन किए। पुरी के नीलाद्रि तट पर सजी है ये अनोखी कलाकृति, जिसे देखकर समुद्र की लहरें खुशी से उछल रही हैं। और क्यों ना हो, आखिर बात हमारी संस्कृति की जो है। ओडिशा के ऐतिहासिक समुद्री व्यापार को दर्शाते इस कलाकृति को बनाया है विश्वविख्यात सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने। डिफरेंट स्कल्पचर्स हमने बनाया है, इंस्टॉलेशन स्कल्पचर, जिसमें कि आप देख सकते हैं बहुत सारे स्टील के बाउल्स जो है वो इंस्टॉल किया गया है, और जो उड़ीसा का जो ट्रेडिशनल बोट है उसको सैंड में रिक्रिएट किया गया है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्कल्पचर है ये। अराउंड 2 days लगा है स्कल्पचर्स को बनाने के लिए, एक दिन प्रिपरेशन और एक दिन कार्विंग में मेरे साथ जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनके असिस्ट ये स्कल्पचर्स क्रिएट किया गया है। भुवनेश्वर में शुरू हुई 4 दिवसीय सेकेंड कल्चर वर्किंग ग्रुप मीटिंग के तहत रविवार यानी 14 मई को सभी सदस्य देश और 8 मेहमान देशों के प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के आधार पर ये मीटिंग्स भारत की अध्यक्षता में देश भर में 250 मीटिंग्स 56 सिटीज में आज शुरुआत हुआ है। पुरी के तट पर भारतीय संस्कृति से रूबरू होकर विदेशी मेहमान भी अभिभूत हो गए। It's a privilege for us as the UAE to come to India and explore its culture, but also to unite together to discuss topics around culture. And of course, it has been a fruitful discussion since the first working group, and it's a chance for us to continue that discussion right now. Of course, the relationship between UAE and India has long lasted for centuries, and we will continue to do so, moving forward with the discussion that we're going to have at G20. I like the beach. And I think what culture G20 is about is, as it's written, to unite us, all the 20 G countries and beyond. So I expect that India has a variety of cultures, like in Europe. In Europe we have 27 countries, we have 23 languages, variety of food, variety of dance and books, and it's the same in India. So in India you must respect culture and you must favor it. 4 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में 4 सत्र और संस्कृति से जुड़ी कई गतिविधियां होंगी, जिनमें कोणार्क सूर्य मंदिर का दर्शन प्रमुख है। संस्कृति सबको जोड़ती है, और क्यों नहीं। ये कलाकृति जिसे बनाया है पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने, वो अपने आप में गवाह है भारत का जो ये मानता है वसुदैव कुटुंबकम। और हमारे G20 का मोटो भी है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। कैमरामैन जगमोहन के साथ मैं विशाल बरिस्टो, डीडी न्यूज, पुरी बीच, ओडिशा। G20 के तहत मुंबई में आज से तीसरे ऊर्जा परिवर्तन कार्य समूह की बैठक भी हो रही है। शुरू हो रही है। बैठक के दौरान नवीन और उभरती हुई ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के लिए निम्न लागत वित्त पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का आयोजन भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी मिलकर कर रही हैं। सत्रों में उभरती महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों, हाइड्रोजन, ऑफशोर विंड,
एनर्जी स्टोरेज और कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज के भविष्य के मार्ग पर आधारित ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण के अनुमान पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस बैठक के दौरान ऊर्जा रूपांतरण के लिए निम्न लागत वित्त पोषण रिपोर्ट को जारी किया जाएगा। संबंधित कार्यक्रम में 2 पैनल चर्चाएं होंगी। पहले सत्र में नई और उभरती ऊर्जा प्रौद्योगिकियों पर पैनल चर्चा होगी, जबकि दूसरे सत्र में निवेश जुटाने में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों एवं विकास बैंकों की जो भूमिका है उस पर पैनल चर्चा आयोजित की जाएगी। आईसीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड के परीक्षा परिणाम कल जारी किए गए, जिसमें राज्य के कई विद्यार्थियों ने परचम लहराया है। 10वीं की परीक्षा में जमशेदपुर के हिलटॉप स्कूल के छात्र रुशील कुमार 99.80% अंक हासिल कर नेशनल टॉपर बने। वहीं पश्चिम बंगाल के संबित मुखर्जी समेत कुल 9 बच्चों ने भी यह मुकाम हासिल किया है। सुरक्षा बलों से लगातार मिलती शिकस्त के कारण नक्सली पूरी तरह से बैकफुट पर हैं। अपना अस्तित्व बचाने के लिए वे बंदी के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं। आज भी इन राष्ट्र विरोधी तत्वों ने बंद बुलाया है, जिसे लेकर खूंटी समेत राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी गई है। से वो आव न देख रहे था और वो सोच रहे हैं कि बंदी बुलाकर किसी तरह जो है एक छोटी मोटी घटना को भी अंजाम देकर हम अपने प्रेजेंस जो है इस राज्य में दिखा सके। लेकिन झारखंड मुख्यालय की ओर से, एसएसपी साहब की ओर से पूरी सुरक्षा जो है, पूरी फोर्स जो है जंगलों में एनएच पर लग गई है। हम लोग उनकी एक भी घटना को जो है यहाँ सफल नहीं होने देंगे। और उसके झारखंड पुलिस को अपराधियों और तस्करों के लिए लगातार सफलता मिल रही है। जमशेदपुर में एक लूट कांड का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। इधर देवघर से भी रंगदारी और गोलीबारी मामले में 4 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। जिले से ही गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मादक पदार्थों के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। उधर गुमला और धनबाद में भी पुलिस ने कुछ अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है, जिसकी जानकारी जिला पुलिस ने साझा की। साइबर ठगी के कई अपराध कारित किए गए हैं। एनसीआरपी पोर्टल पर भी इसके द्वारा जो भी प्रयुक्त नंबर है उनमें साइबर ठगी के कई शिकायत एनसीआरपी नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज हैं। उन सभी जो पीड़ित व्यक्ति हैं उनसे भी संपर्क स्थापित किया जाएगा और इसके बाद अग्रतर अनुसंधान में और भी कई तथ्य सामने आएंगे। अभी अन्य जो इसमें इसके सहयोगी हैं उनके विरुद्ध भी छापामारी और साक्ष्य संकलन का कार्य किया जाएगा। लौह नगरी जमशेदपुर में इन दिनों वाहनों में आग लगने की घटना बढ़ गई है। ताजा मामला साक्षी का है, जहां एक खड़ी कार में आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अग्निशमन विभाग की कोशिशों से आग पर काबू पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। राउरकेला के बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम में खेले गए राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप के खिताबी मुकाबले में कल झारखंड की टीम को हार का सामना करना पड़ा। कांटे की टक्कर में हरियाणा ने झारखंड की टीम को 3-2 से पराजित किया। इसके साथ ही हॉकी झारखंड की टीम तीसरी बार इस चैंपियनशिप की उपविजेता बनी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अपने लोकसभा क्षेत्र खूंटी के बिन गांव में स्थानीय ग्रामीणों से भेंट की और चाय पर जन समस्याओं को सुना। इस मौके पर तोरपा के विधायक कोचे मुंडा भी उपस्थित थे।
श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा परिसदन में ऑनलाइन माध्यम से अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण और कब्रिस्तान तथा सरना स्थल घेराबंदी योजनाओं का शिलान्यास किया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद दीपक प्रकाश ने अपने सांसद निधि से रांची रातू प्रखंड अंतर्गत पीरा रोड नंबर 10 में नवनिर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन किया। इस दौरान हटिया के विधायक नवीन जायसवाल सहित पार्टी के कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में आम लोग मौजूद थे। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में जिला भाजपा की एक संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में कोडरमा की विधायक डॉक्टर नीरा यादव और कोडरमा जिला भाजपा के पदाधिकारी तथा मंडल अध्यक्ष एवं मंच मोर्चा के पदाधिकारी भी शामिल हुए। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने एक फोटो साझा करते हुए पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत को उनकी पुण्यतिथि पर नमन किया। पाकुड़ में शिक्षा विभाग की समीक्षात्मक बैठक हुई। इस दौरान कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय और ई विद्या वाहिनी में शिक्षकों एवं छात्रों की उपस्थिति, मध्याह्न भोजन एवं शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा कर उपायुक्त ने जरूरी दिशा निर्देश दिए। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने पलामू संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत मेदनी नगर स्थित जनता शिवरात्रि कॉलेज परिसर में नेहरू युवा केंद्र पलामू के तत्वाधान में आयोजित युवा उत्सव के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। जमशेदपुर सांसद विद्युत बरन महतो ने बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन में आयोजित स्वावलंबी भारत अभियान के कार्यशाला के समापन समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भारत को स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु सामूहिक प्रयास पर बल दिया। लातेहार पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में पोस्टर के माध्यम से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। आइए इस रिपोर्ट में देखते हैं सेहत की बात। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा प्रणाली संक्रमणों से लड़ती है और इसके लिए एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है। स्व प्रतिरक्षित रोग से ग्रस्त होने पर प्रतिरक्षा प्रणाली विदेशी संक्रामक तत्वों की बजाय शरीर के अपने ही स्वस्थ ऊतकों पर हमला करने लगती है। ऐसा ही एक रोग है ल्यूपस, जिसे सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस यानी SLE के नाम से भी जाना जाता है। ल्यूपस से ग्रस्त होने पर व्यक्ति के रक्त में असामान्य एंटीबॉडीज का उत्पादन होने लगता है, जिसके कारण शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं शरीर के अंगों व ऊतकों को क्षति पहुंचाने लगती है। SLE की जो बीमारी है वो मैनिफेस्ट करती है बुखार के साथ, मुंह में छाले हो जाते हैं, बाल बहुत अधिक झड़ने लगते हैं, हाथ पैरों में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, बहुत ज्यादा थकान महसूस होती है। इसके अलावा बार बार मरीज को मुंह में छाले होते हैं, चेहरे पे चकत्ते आ सकते हैं, जिसे हम फोटो सेंसिटिविटी या फोटोडर्मेटाइटिस कह देते हैं, जो कि धूप में जाने के बाद जो सन एक्सपोज्ड एरियाज हैं उनमें चकत्ते आते हैं। इसके अलावा ल्यूपस का असर बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स पे आ सकता है और जैसा असर जिस ऑर्गन पर असर होगा उसके लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। असामान्य ऑटो इम्यूनिटी का कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन जीन्स और पर्यावरणीय कारकों का मिश्रण इस समस्या का कारण बन सकता है। कई ऐसे कारक हैं जो इसके लक्षणों को ट्रिगर कर सकते हैं। जितनी भी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं उन मरीजों में एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, यानी कि थोड़े बहुत जीन्स हर पर्सन में मौजूद हो सकते हैं। अगर इन लोगों को एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो ट्रिगर करते हैं डिजीज को एक्सपोज हो जाते हैं तो इस बीमारी की होने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें तो वो हैं जैसे कि स्मोकिंग, एयर पोल्यूशन, इसके अलावा रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस, कुछ दवाएं, पेस्टिसाइड्स, बहुत ज्यादा स्ट्रेस, कुछ अननोन फैक्टर्स हैं जिनके बारे में लोग नहीं जानते। तो कहना चाहिए कि जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन सब में भी हो सकता है, लेकिन सबको ल्यूपस हो ये जरूरी नहीं है। इस बीमारी का इलाज पूरी तरह संभव है, इसलिए बहुत जरूरी है कि इसकी डायग्नोसिस जल्दी हो। दवाओं की मदद से ल्यूपस के लक्षणों को काफी हद तक नियंत्रित रखा जा सकता है। सही प्रबंधन से ल्यूपस से प्रभावित व्यक्ति का जीवन बेहतर रखा जा सकता है। किरण भारद्वाज, DD न्यूज।
रांची के धुरवा क्षेत्र में कल मातृ दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास पर जोर दिया है। उन्होंने खूंटी में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए जन जागरूकता पर जोर दे रही है। श्री मुंडा ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने खूंटी दौरे के क्रम में सामूहिक विवाह कार्यक्रम समेत अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यहाँ पर सर्वधर्म का भी एक नजारा देखने को मिला। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी हैं। सर, क्या ये परिकल्पना है? देखिए, यह प्रकृति का अनुपम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ तड़क भड़क से हटकर सादगी और सहजता के साथ सभी जोड़ों का विवाह उत्सव हो रहा है, ताकि उनका जो वैवाहिक जीवन है वो अच्छा से और साथ ही साथ आने वाले दिनों में उसका डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि इसके बाद इन सारे लोगों का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होगा, विवाह का ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन होगा और ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। और अब एक नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। मई साल 1907 को क्रांतिकारी सुखदेव थापर का जन्म पंजाब प्रांत के लुधियाना में हुआ। देश की स्वतंत्रता में अमर शहीद सुखदेव का बलिदान अविस्मरणीय है। साल 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ, जिसमें अंग्रेज अधीक्षक सैंडर्स के आदेश पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। सुखदेव ने भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स को गोली मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। बाद में सुखदेव सहित अन्य क्रांतिकारियों पर सैंडर्स की हत्या का मुकदमा चला और अंत में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को क्रांति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर ये महान क्रांतिकारी आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमकर अमर हो गए। 15 मई साल 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत की पहली लोकसभा के अध्यक्ष बने। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लोकसभा अध्यक्ष के रूप में चुने जाने के लिए जीबी मावलंकर के नाम का प्रस्ताव रखा। इस प्रकार मावलंकर देश के पहले लोकसभा अध्यक्ष बने। साल 1888 को गुजरात के बड़ौदा में जन्मे मावलंकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे 26 नवंबर साल 1949 को अस्थायी संसद के अध्यक्ष भी रहे। मावलंकर की कार्यप्रणाली ने भारत की संसदीय संस्थाओं को सर्वाधिक प्रभावित किया। उन्हें लोकसभा के जनक की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। राज्य में गर्मी की तपिश में कुछ कमी देखी जा रही है। 1-2 जिलों को छोड़कर अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे चल रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिकों के मुताबिक अगले 24 घंटे तक तापमान में कोई बड़ा फेरबदल नहीं होगा, लेकिन उसके बाद के अगले 2 दिनों तक तापमान में और 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। आगामी 20 मई तक कुछ इलाकों में हल्के दर्जे की बारिश का भी पूर्वानुमान है। 18 मई को राज्य के पूर्वी हिस्सों में आंधी और वज्रपात की भी आशंका है, जिसके लिए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। राजधानी रांची में पिछले कुछ दिनों से मौसम में गर्माहट देखी जा रही है, जिससे लोग परेशान हैं। रांची में बढ़ती गर्मी ने आम जनजीवन पर व्यापक असर डाला है।
गर्मी को देखते हुए स्कूलों में छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। वहीं कामकाजी लोगों के सामने गर्मी एक बड़ी समस्या बन गई है। बढ़ती गर्मी का असर लोगों के खान पान पर भी देखा जा रहा है। गर्मी काफी स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद जो है आपको अच्छा खान पान में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 4-5 दिन से ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ गया एकदम, क्या बोलेगा ना, तो काम में आपको सही से ये लग रहा है, काम में भी जा रहे हैं भी है तो वैसे ही, और घर में भी रह रहे हैं तो बिना लाइन का तो वैसे ही कंडीशन है। सड़क के किनारे फुटपाथ पर दुकान चलाने वालों के लिए गर्मी किसी मुसीबत से कम साबित नहीं हो रही है। दुकानदारों का कहना है कि गर्मी के दिनों सुबह से रात तक सड़क के किनारे दुकान लगाने के बावजूद भी ग्राहक खरीदारी के लिए घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। भैया तो धूप में ही हम लोग को व्यवसाय चलता है, फुटपाथ की दुकानदारी चलता है ना, तो ऐसा नहीं है कि दुकान पे हम लगा के दुकान पे बेचे। हम लोग को जो भी होता है धूप में किनारे रोड किनारे बैठ के ही बेचते थे। दुकानदारी नहीं हो रहा, मेन पब्लिक निकलेगा तभी ना दुकानदारी होगा सर। बढ़ती गर्मी ने लोगों की दिनचर्या पर प्रतिकूल असर डाला है। देखा जा रहा है कि लोग सुबह और शाम में अपना अधिक काम निपटाकर दोपहर में अनावश्यक घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं। रांची से कर्मवीर की रिपोर्ट। रक्षा मंत्रालय ने रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्रोत्साहन देने के लिए 928 सैन्य उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगा दिया है। उपकरणों के आयात पर चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लगा दिया है। मंत्रालय ने कल इस तरह की सूचियों में से चौथी सूची जारी की। इससे पहले दिसंबर 2021, मार्च 2022 और अगस्त 2022 में 3 सूचियां जारी की गई थीं। इनके तहत 1238 उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। चौथी सूची के 928 सैन्य उपकरणों में लाइन रिप्लेसमेंट यूनिट, सबसिस्टम और स्पेयर पार्ट्स शामिल हैं। इनके आयात पर दिसंबर 2023 और दिसंबर 2029 के बीच चरणबद्ध ढंग से प्रतिबंध लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इन उपकरणों के आयात पर प्रतिबंध से 715 करोड़ रुपए बचेंगे। अब इन उपकरणों की खरीद भारतीय उद्योग से की जाएगी। पहली 3 सूची में शामिल 1238 उपकरणों में से 310 का उत्पादन भारत में ही होने लगा है। ये उपकरण लड़ाकू विमानों, प्रशिक्षण विमानों, युद्धपोतों और विभिन्न प्रकार के गोला बारूद में इस्तेमाल किए जाते हैं। मंत्रालय ने कहा कि चौथी सूची में शामिल 928 उपकरणों को मेक श्रेणी की और इन हाउस विकास के तहत विभिन्न माध्यमों से भारत में बनाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने समावेशी विकास पर दिया जोर। कहा, केंद्र सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा पर दे रही विशेष ध्यान। जनजातीय समुदायों के उत्थान के लिए जन जागरूकता पर दिया बल। कृषि मंत्री बादल ने दुमका के विकास की प्रतिबद्धता दोहराई। साहिबगंज में आज से शुरू होगी निःशुल्क नौका एम्बुलेंस सेवा। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वालों को मिलेगा लाभ। अपराधियों और तस्करों के खिलाफ पुलिस को मिली कामयाबी। जमशेदपुर में 6 अपराधी गिरफ्तार। देवघर में 2 तस्कर पकड़ाए। धनबाद और गुमला में भी गिरफ्तारी। और राउरकेला में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम बनी उप विजेता। खिताबी मुकाबले में हरियाणा से पराजित।